तो उस समय डीजल जो है 55 रुपए लीटर था और आज 95 रुपए लीटर हो गया। अगर 55 रुपए लीटर होता तो भटजी कितने पैसे बचते 1 लीटर पर? बहुत बचते जी, कितने? 40 रुपए बचते कि नहीं बचते? और अगर एक दिन में 5 लीटर भी डीजल आप इस्तेमाल करते तो आप लगा लीजिए कितना पैसा आप एक दिन में बचाते। कमो वो 200 रुपए बचाते, कमोवेश। यही स्थिति पेट्रोल के परिप्रेक्ष्य में भी है। जब हम सरकार में थे तो उस समय 71 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, आज 100 के पार चला गया। तभी मैंने कहा कि ऐसी सरकार है कि एक हाथ से देती है, दोनों हाथों से लूटने का काम करती है। आज दूध के दाम आसमान छूने का काम कर रहे हैं। आज तेल, कड़वा तेल, जिस कड़वे तेल के दाम जो है 200 के पार चले गए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हालत ये है, आज स्थिति ये है कि गरीब आदमी दाल में तड़का नहीं लगा सकता है। जब तेल सस्ता था तो जब तड़का लगता था कि नहीं लगता था? माताओं बहनों से पूछना, पड़ोसी भी कहते थे कि भाई इनके घर में छौंका लग गया है, खांसी आती थी कि नहीं आती थी? अब तो हालत ये कर दी है कि लोहे की कढ़ाई को गर्म करो और झस की आवाज तो आती है, लेकिन पड़ोस में ये पता नहीं चल पाता कि आपने दाल में छौंका लगाया कि नहीं लगाया, पानी डाला। ये हालत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आपकी और हमारी करने का काम किया है। तो क्या हम इन लोगों को माफ करने का काम करें? नहीं। बताइए, ये फैसला आपको लेना है, ये निर्णय आपको लेना है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अंकिता भंडारी जो हमारी बहन थी, उस अंकिता भंडारी की जो शहादत हुई, उस अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई, उससे पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है। आज हम जानना चाहते, पूछना चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, क्या बात है इस प्रदेश के अंदर अगर हमारी बहन के साथ, अगर हमारी माता के साथ कोई भी अपराध होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त होते हैं कि नहीं होते? अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन संलिप्त था? भाजपा के लोग थे। लाल कुआं में एक महिला थी, उसके साथ अपराध हुआ, उसमें कौन शामिल था? भाजपा के नेता शामिल थे। सल्ट के अंदर हमारी बहन के साथ जो कुछ हुआ, जो कृत्य हुआ, उसमें कौन शामिल थे? उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। ये हालत, ये स्थिति है। कानून व्यवस्था कहीं पर जो है दिखाई नहीं दे रही है कि इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये उत्तराखंड राज्य जहां एक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर सेना में ये उत्तराखंड के जाबाज सैनिक अपना पराक्रम दिखाने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आए दिन हम देखते हैं, हम उत्तराखंड राज्य छोटा जरूर है, लेकिन जब शहादत होती है तो उसमें उत्तराखंड राज्य अग्रणी भूमिका अदा करने का काम करते हैं। इन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सेना में जाने के जो सपना हमारे नौजवान साथियों का था, उस द्वार को भी बंद करने का काम किया है। ये हालत, ये स्थिति सत्ता में बैठे लोगों ने की। क्या हम इनको फिर से वोट देने का काम करें? इस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। आपको सोचना और समझना है। आज नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोगों से रोजगार मांग रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग नौजवान साथियों को रोजगार देने की बजाय उन पर पुलिस बल के माध्यम से लाठी प्रहार करने का काम कर रहा है। क्या इसलिए हम इनको वोट दें? ये जुमलेबाजों की सरकार है। जब भी कहीं पर चुनाव होता है तो ये कभी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते। सिर्फ जुमलेबाजी करना सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2015 का जब चुनाव हुआ था, 14 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वादा किया था आपसे? हमसे कहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो फिर हम
महंगाई को कम करने का काम करेंगे। नारा क्या दिया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी सरकार। क्या महंगाई कम हुई? एक साल के अंदर हम 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? अरे सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर, बस अड्डे के बाहर जो नौजवान साथी पकौड़े तल रहा है, ये रोजगार भी जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देने का काम किया है। अरे भाजपा के लोगों, ऐसा रोजगार तुमको ही मुबारक हो, ये ऐसा रोजगार हमें नहीं चाहिए। अच्छे दिन आएंगे तो आज आपसे पूछना चाहता हूं कि अच्छे दिन आए? आज हिंदुस्तान की आवाम कह रही है कि हमारे पुराने जो दिन थे उसे लौटा दो, बस हम उसी में खुश। काला धन आएगा, आया काला धन, और हम और आपके खातों में 15-15 लाख रुपया जमा होगा। आज मैं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी के खाते में 15 लाख तो बहुत दूर की बात, 15 रुपया भी आया। और जब भाजपा, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, जब भाजपा के लोग आपके बीच में आए तो जरूर कहिए कि भाई हम वोट देने के लिए तैयार हैं, पहले हमारा उधार चुकता करा। 15 लाख रुपया हमारे खाते में जमा कर दो, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। और मैं भी कह रहा हूं, अगर भाजपा के लोग इस उपचुनाव में आपका जो उधार है, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, अगर आपको 15 लाख देते हैं तो आप सारे वोट भाजपा को दे देना। अन्यथा कहना कि पहले हमारा पुराना हिसाब चुकता करो, तब आगे की बात। वैसे तो 15 लाख का अगर हिसाब लगाए हम, 14 की घोषणा है, तो ब्याज सहित कितना होना चाहिए था? 30 लाख। तो उन्होंने कहना कि हम ब्याज माफ कर रहे हैं, हमारा मूलधन ही दे दो हमको। जब आप ये प्रश्न करेंगे तो भाजपा के लोग इधर उधर देखेंगे। कभी विकास के मुद्दे की बात की उन्होंने? कभी कहा उन्होंने कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस की बात करते हैं। अरे हम बड़ा आश्चर्य होता है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। अरे जिस कांग्रेस ने आरक्षण दिया वो कांग्रेस कभी खत्म कर सकती है? कभी कर नहीं सकती। हालात बद से बदतर है। और इन विषम परिस्थितियों से देखिए, सत्ताएं आती हैं, चली जाती हैं, चुनाव होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब सांप निकल जाए तो फिर लाठी पीटने का कोई फायदा नहीं। बंदूक से निकली हुई गोली जहां पर आपने निशाना दागा है वहीं पर लगेगी। गोली चल जाए और नाल आप यूं हिलाएंगे तो फिर गोली का रुख नहीं बदल सकते। तो यही इस कहने में आपके बीच में आया हूं कि ये उपचुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है, और कांग्रेस पार्टी ने मनोज तिवारी को प्रत्याशी मनोज राउत को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मनोज राउत ने मेरे साथ विधायक के रूप में भी काम किया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो उस रूप में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया है। एक योग्य प्रत्याशी हमने आपको देने का काम किया है। बहुत सारी बातें होती हैं, कई बार हमसे चूक हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन भाजपा ने जो गलतियां की हैं उसके मुकाबले मनोज राउत की गलती लेश मात्र भी नहीं है। तो पहली जो बड़ी गलती करता सजा उसको देनी चाहिए ना। जो 302 यानी जो हत्या करता है उसे फांसी दी जाती है, जो छोटी मोटी गलती करता है उसे फांसी नहीं दी जाती है। तो